ठीक है, आगे की मीनिंग्स लिखो सभी लोग, हम एक एक करके लिखेंगे, ठीक है ना। तुम लोग उनको नोट कर लो, उसका डिस्कशन करते हैं। ये 5 मीनिंग सभी लोग लिखो। किसी को आती हैं ये सभी? कोई भी आती है? नहीं आती? सोबर पता है, मॉडरेट पता है, एब्स्टीमियस पता है? एब्स्टीमियस किसको इसको पता है? क्यों नहीं पता? देखो, एब्स्टीमियस उस व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है ना, जो संयमी हो, अल्पाहारी हो। समझ रहे हो कि नहीं? और ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टर। क्या बोलते हैं? ऑस्टर। तो संयमी, बातें मत करो भाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ऑस्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एब्स्टीमियस, संयमी या अल्पाहारी। संयमी पता है ना, जिसको संयम हो, है ना, जो कंट्रोल्ड बिहेवियर करता हो। अल्पाहारी उसको बोलते हैं जो अल्प आहार करता हो, कम भोजन करता हो, मतलब उसको कंट्रोल होता है अपने सेंसस पर कंप्लीटली। एब्स्टीमियस जो होता है ना, ये क्या होता है, इसको अपने ऊपर क्या होता है? कंट्रोल होता है। लेकिन किसी ने शराब का सेवन करना बंद कर दिया हो, ठीक है ना, वो अलग हो गया व्यक्ति, है ना, उसने मद्य का त्याग कर दिया हो, उसको टीटोटेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीटोटेलर, मद्य त्यागी। ये लिखा है एब्स्टीमियस, संयमी, अल्पाहारी, ऑस्टर। क्लियर? अगली मीनिंग पे आ जाओ, सोबर। सोबर मीन्स क्या होता है? जो विचारों में बहुत गंभीर और शांत हो, उसको क्या बोलते हैं? सोबर। दैट मीन्स सीरियस एंड सोलेम। दैट मीन्स शांत या गंभीर। सभी की मीनिंग एक जैसी होती है लगभग, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सीरियस एंड सोलेम को क्या बोलते हैं हम? शांत या गंभीर या सोबर। मॉडरेट क्या होता है? देखो, कई बार तुमने देखा होगा एग्जाम आता है, उसमें लिखा होता है पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट। मॉडरेट का मीनिंग होता है जो एवरेज हो। कैसा हो? एवरेज हो। एवरेज से 20 ही होता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे क्या बोलते हैं? तो जो भी चीज़ एवरेज होगी, कैसी होगी? एवरेज इन अमाउंट, मतलब अपनी मात्रा में कैसी हो? औसत हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मॉडरेट। ठीक है ना, हिंदी में बोल सकते हो औसत। क्लियर? इसके बाद इंट्रूजन। देखो, तुमने देखा होगा, तुमने एक मूवी देखी होगी इंट्रूडर्स, देखी? इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, ठीक है ना, जो बिना किसी अधिकार के कहीं पर प्रवेश कर जाए, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रूडर। उसके इस काम को क्या बोलेंगे? इंट्रूजन। नाउन होगा, घुसपैठ, और वो अपने आप में क्या है? कैसा आ गया? इंट्रूजन में क्या ऐसा यूएन आ रहा ना, वो क्या बन गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पढ़ा है मैंने। तो ये इंट्रूजन क्या हो गया? घुसपैठ, ठीक है ना, अनअधिकार से प्रवेश करना, ठीक है, वर्ब नहीं, ध्यान रखना। अनधिकृत प्रवेश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अनधिकृत प्रवेश। ध्यान रखना, ये एक नाउन है तो नाउन की तरह यूज करेंगे, इसमें एक्शन नहीं आएगा, है ना। तो इंट्रूजन क्या होता है? द एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग, ठीक है ना, बिना बताए, बिना किसी अधिकार के घुसने का जो कृत्य होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूजन। एनगल्फ मीन्स क्या होता है? एनगल्फ की एक मीनिंग हमने एम्बाइब लिखाई थी। एनगल्फ मीन्स होता है अपने अंदर समाहित कर लेना, निगल जाना, ठीक है ना, निगमन कर लेना, निगम कर लेना, सॉरी निमक बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? निमग। तो एनगल्फ मीन्स क्या होता है? एम्बाइब। दैट मीन्स आत्मसात करना। आत्मसात करना मतलब अपने अंदर समाहित कर लेना। दैट मीन्स क्या बोल सकते हो इस एनगल्फ को? एक और बात बोल सकते हो क्या? निमग्न करना।
निमक करने का मतलब ही क्या होता है? अपने अंदर प्रवेश कराना। समझ गए कि नहीं? किसी कोई दिक्कत हो रही है इन सभी में? क्यों भाई, नहीं हो रही ना? तो नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करो। हमने तुम्हें एक नरेशन में एक सेंटेंस कराया था, द एक्टिव पैसिव में, सीट में होगा, द फायर एनगल्फ्स द फॉरेस्ट। तीसरा चौथा सेंटेंस ही था। तो एनगल्फ माने क्या होता है? किसी चीज को बुरी तरह से प्रभावित करना, आत्मसात कर लेना। मतलब आग ने जंगल को निगल लिया, निमक कर लिया, आत्मसात कर लिया, बुरी तरह से प्रभावित किया। तो ऐसे ही बोल सकते हो क्या? पावरफुली अफेक्ट। क्या होगा? पावरफुली अफेक्ट। देखो एक चीज ध्यान रखना, अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर होता है। इफेक्ट एक नाउन है, उसका मीनिंग होता है प्रभाव, और अफेक्ट एक वर्ब है, प्रभावित करना। ठीक है ना? दोनों का अलग अलग मीनिंग। नोट करो, नोट कर ले सभी ने। चलो अगली 5 मीनिंग देखते हैं सब। जब तक मैं नोट कर रहा हूं तब तक तुम लोग रिवाइज करो बाकी जल्दी से। सभी लोग ये 5 मीनिंग देखो। एनकैप्सुलेशन, कस्टमरी, ग्रोटेस्क, रिक्वायर्ड, चेरिश। ठीक है ना? किसी कोई मीनिंग आती है इसमें से? किसी को भी? देखो एनकैप्सुलेशन माने हिंदी में बोलोगे तो संपुटीकरण होता है। क्या होता है? संपुटीकरण। ये जो एनकैप्सुलेशन है, देखो TION आया है ना, ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना? क्योंकि इसकी जो वर्ब होती है वो होती है एनकैप्सुलेट। क्या होती? एनकैप्सुलेट। और एनकैप्सुलेट में क्या होता है? एक एक्सप्रेशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक्सप्रेशन, किसी भी चीज के फीचर्स का। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं बात समझ भाई? तुमने किसी भी चीज के फीचर को देखा, तुम अपना उसमें भाव व्यक्त करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। अपने भावों का व्यक्तीकरण, है ना? भावों की अभिव्यक्ति किसी भी चीज के फीचर्स के, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मीनिंग क्या होती? द एक्सप्रेशन ऑफ फीचर्स ऑफ समथिंग। है ना? हमने देखा कि भाई हमसे मेरे मित्र ने पूछा कि बताओ ये लड़की कैसी पसंद आई तुम्हें कि नहीं, ये तुम्हारी भाभी हो सकती। तो हमने कहा कि यार थोड़ा सा नाक वाक थोड़ी सी ऊंची है। तो हमने क्या किया है? संपुटीकरण किया है। हमने उस चीज़ के, उस लड़की के या कुछ भी हो, उसके फीचर्स को देख के, ठीक है ना, उन पर क्या दिया? अपना एक्सप्रेशन दिया। समझ रहे हो कि नहीं? और इसी फीलिंग को क्या बोलते हैं? संपुटीकरण। अगर इसकी वर्ब की बात की जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? संपुटित करना। ठीक है ना? संपुटीकरण करना। तो वो एनकैप्सुलेट हो जाएगी। टी के बाद क्या? ई। ION लगा दोगे तो नाउन बन गया। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हिंदी में क्या होता है? ये नाउन है, इसलिए हम नाउन की मीनिंग लिख दे रहे हैं, संपुटीकरण। हिंदी भी तैयार किया करो। ठीक है ना? इसका देखो अगली मीनिंग, कस्टमरी माने क्या होता है? देखो जो भी चीज किसी समय चलन में चल रही हो, कस्टम माने क्या होता है? रीति रिवाज। और कोई चीज कस्टमरी है, मतलब रीति रिवाज से रिलेटेड है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रचलित या प्रथागत। जो प्रथा के अकॉर्डिंग चल रही हो, प्रचलित हो, उसको क्या बोलेंगे? कस्टमरी। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो उसकी मीनिंग क्या होती? प्रचलित, है ना? जैसे इन ट्रेडिशन। ठीक है ना? सॉरी, ट्रेडिशन क्यों लिखो, कस्टम ही लिखो, है ना? या अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, है ना? रीति रिवाज के जो अनुसार हो उसको क्या बोलेंगे? प्रचलित। ठीक है ना? प्रथागत। इसका ग्रोटेस्क, दो ग्रोटेस्क माने होता है जो चीज विकृत हो। कैसी हो? विकृत। अब भाई कोई व्यक्ति जिसके 3 नेत्र हैं, सॉरी 3 नेत्र नहीं तो होंगे, हैं 3 हाथ हैं, या हाथ में 6 उंगलियां हैं, तो उसके शरीर में क्या है? वो विलक्षण है, विकृत नहीं है। दोनों चीजें बोल सकते हो। देखो ये तो देखने की बात हो गई। किसी व्यक्ति के 6 उंगलियां हैं अगर,
तो एक व्यक्ति हो सकता है जो ऑब्जर्व कर रहा हो वो कहे कि ये विकृत है शरीर से, और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो कहेगा कि इसके पास तो 6 उंगलियां हैं, इसका काम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, बस जुड़ी ना हो यहीं पे ऋतिक रोशन जैसे, अलग अलग तो 6 से ज़्यादा काम होगा ना, नहीं होगा क्या? तो वो कहेगा कि इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, तो उसके लिए वो विलक्षण है, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति के लिए क्या है? विकृत। मान लो तुमने देखा हो किसी किसी बच्चे के सर जुड़े होते हैं, तो भाई देखो तो वो विकृत भी है और देखो तो वो विलक्षण भी है, नहीं है क्या? तो उसको भौड़ा ही बोलते हैं हिंदी में, नहीं बोलते गाँव में, क्या बोलते हैं? भौड़ा। अरे तो भौड़ा है, पता नहीं तुम लोग को, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना। तो ग्रोटेस्क माने क्या होगा? ठीक है ना, जो सुनो, तो ग्रोटेस्क मीन्स क्या होगा? जो उचित ना हो, जो अच्छा ना हो, ठीक है ना, जो किसी भी कंडीशन में इनएप्रोप्रिएट हो। कैसा हो? ठीक है ना, हम ध्यान है इनएप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम बन जाएगा, लेकिन इसकी मीनिंग अनुचित होती। अगर इसके टर्म्स में देखोगे तो ग्रोटेस्क की मीनिंग क्या होती? विकृत या विलक्षण। ठीक है ना, और हिंदी में लिखना है ऐसा तो ये बोलते हैं भौड़ा। समझ गए? रिक्वाइट मीन्स क्या होता है? देखो, क्वाइट माने होता है शांत, लेकिन रिक्वाइट माने होता है बदला लेना। ये एक वर्ब है। बदला लेने की मीनिंग क्या होती है? अवेंज। अवेंजर्स देखिए, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? अवेंज। देखो, अवेंज और रिवेंज में अंतर होता है। अवेंज जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि भाई पृथ्वी पर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो हीरो आएंगे, उनका नाम क्या है? अवेंजर्स। वो अवेंज करेंगे, वो अपने पर्सनल मोटिव के तहत काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई अपने पर्सनल मोटिव से काम करेगा, उसका नुकसान हुआ किसी चीज़ में और उसने कहा इससे बदला लेंगे, तो वो रिवेंज लेगा, वो अवेंज नहीं। ठीक है ना, दैट्स वाई दे कॉल्ड अवेंजर्स नॉट रिवेंजर्स। समझ गए? तो मीनिंग क्या हो जाएगी? बदला लेना। अगली मीनिंग पे आ जाओ, चेरिश। ये मीनिंग पढ़ी होगी तुम लोगों ने। क्या होता है? दुलारना, ठीक है ना, प्यार करना, पालन पोषण करना। उसकी मीनिंग क्या होती? चेरिश। इंग्लिश में उसको एडोर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोर। अगर तुम किसी से आई लव यू की जगह आई एडोर यू भी बोलते हो तो तुम मार खाने से बच सकते हो कहीं पे। नहीं समझ रहे हो? मान लो कहीं तुम्हें भीड़ भाड़ में आई लव यू बोल दिया किसी से, तो पिट नहीं जाओगे। क्या बोलो? आई एडोर यू। तो पहले डिकोड करना पड़ेगा है क्या, कई लोग नहीं जानते हो। तो तुम लोग पता थी आज? इतने लोग, अच्छा पता है तो अच्छी बात है, अधिकतर को नहीं पता होगी। तो एडोर माने क्या होता है? दुलारना या प्रेम करना। ठीक है ना, दोनों मीनिंग होती हैं। और चेरिश की मीनिंग क्या होती है? अच्छी। ये इसका सिनोनिम जरूर बनेगा, लेकिन सिनोनिम जरूर होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर होता है मीनिंग में। सेम मीनिंग नहीं होती किसी भी एक चीज़ की। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ ना कुछ बोलने का, लहजे का अंतर जरूर पड़ता है। ग्रोटेस्क बोल रहे हो या इनएप्रोप्रिएट बोल रहे हो, दोनों में अंतर है। तुम उसी व्यक्ति को जिसके 3 उंगलियां मतलब 4 ही उंगलियां हैं या 6 उंगलियां हैं, है ना, या उसके कान कटा हुआ है, तुम उसको इनएप्रोप्रिएट भी बोल सकते हो कि ये अनुचित है मनुष्य के शरीर के हिसाब से। लेकिन इससे भी सटीक क्या है? उसको ग्रोटेस्क बोलो कि वो विकृत है, नहीं है? ठीक है, इनको सभी तैयार करो, चलो नोट करो। किसी को इसमें कुछ पूछना है? सभी को आ गए होंगे। अगली मीनिंग्स लिखो सभी लोग। सभी नोट कर ली? जल्दी से नोट करो। चलो भाई ध्यान से देखो। अगली मीनिंग है परपेचुअल। देखो, परपेचुअल उस हर चीज़ को बोलते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। कैसी हो? कंटिन्यूअस, जो कभी भी रुके ही ना, वो निरंतर होती रहे। ठीक है ना, तो मीन्स अनवरत या लगातार, है ना, जो हमेशा चलती रहे, उसको क्या बोलेंगे? परपेचुअल। ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगा दो, क्या बन जाएगा? एडवर्ब, परपेचुअली। ठीक है ना, तो परपेचुअल मीन्स क्या होता है? जो निरंतर हो, शाश्वत हो। इसकी मीनिंग क्या होती? शाश्वत या निरंतर। ठीक है ना, एडजेक्टिव है अपने आप में। और क्या लिख सकते हो इसको, शाश्वत को? या हम लिख दें निरंतर, नहीं कुछ लोग शाश्वत भूल ही जाएंगे। निरंतर, दैट मीन्स एवर लास्टिंग, जो हमेशा
बना रहे। ठीक है, इसका देखो ऑर्थोडॉक्स, देखो हर वो व्यक्ति जो अपने ट्रेडिशंस को, सेरेमनीज को, कस्टम्स को ब्लाइंडली या क्लोजली फॉलो करता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई एक गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं हम गुप्ताओं में अपनी बिटिया की शादी करेंगे। ठीक है ना, बाकी मैं मारकाट मचा दूंगा। ठीक है ना, कहीं गया मेरा लड़का है बिटिया तो वो क्या है, वो अपनी परंपराओं से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्लोजली उसको फॉलो करते हैं, उन सेरेमनीज, उन कस्टम्स को, उस फीलिंग्स को। ठीक है ना, क्लोजली बोल सकते हो, ब्लाइंडली भी बोल सकते हो। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स। है ना, वन हु फॉलो या क्या लिखने की जरूरत है ना, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिख लो, क्लोजली और ब्लाइंडली फॉलोइंग ऑफ वंस कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, सेरेमनीज, जो तुम्हें लिखना हो। ठीक है ना, कस्टम्स, बिलीव्स, सेरेमनीज एटसेट्रा। ठीक है ना, तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं किसी भी आइडिया को, किसी भी कस्टम को, किसी भी विश्वास को, तो क्या है, ऑर्थोडॉक्स हैं। है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रूढ़िवादी। है ना, परंपराओं से जुड़ा हुआ, परंपराओं से अंधी श्रद्धा रखने वाला। ठीक है, भले वो गलत हो। अब भाई ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग हुआ जो ब्लाइंडली फॉलो करता हो, हेटेरोडॉक्स का मीनिंग जो ना करता हो, जो अपना को प्रोग्रेसिव समझता हो। ठीक है ना, उसने इनका त्याग कर दिया हो। ठीक है ना, रेलिंक्विश कर दिया हो इनको। दैट मीन्स जो व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स नहीं है वो क्या हो जाएगा, हेटेरोडॉक्स। दैट मीन्स ये एंटोनिम है किसका, ऑर्थोडॉक्स का, तो क्या हो जाएगा ये, अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है ना, दैट मीन्स अपोजिट ऑफ ऑर्थोडॉक्स। क्लियर। पेडेंटिक माने क्या होता है, देखो पेडेंटिक माने होता है पंडिताऊ, पांडित्यपूर्ण, जो ज्ञान से भरा हो, जो यथार्थ हो, जो एग्जैक्ट हो। ठीक है ना, पंडित की मीनिंग ये होती है जो ज्ञान से भरा हुआ। अब भले कोई कैसे पंडित हो पता नहीं, लेकिन पेडेंटिक की मीनिंग क्या होती, पंडिताऊ या पांडित्यपूर्ण, जो गहन विचारों से, यथार्थता से परिपूर्ण हो, उसको क्या बोलते हैं, पेडेंटिक। दैट मीन्स हिंदी में पंडिताऊ या पांडित्यपूर्ण। दैट मीन्स एग्जैक्ट, यथार्थ। अरे यार, ठीक है। इसका देखो जिटर, देखो कोई व्यक्ति नर्वस है तो ठीक भाई, नर्वस है ना, वो व्यक्ति नहीं से अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर पा रहा है। कोई सुई लगने वाली है तो नर्वस हो गया, कहीं इंटरव्यू देना नर्वस हो गया। ठीक है ना, लेकिन कोई व्यक्ति इतना नर्वस हो जाए कि वो परेशान हो जाए उससे, है ना, एक्सट्रीम फीलिंग आ जाए उसके अंदर नर्वसनेस की, तो उसको क्या बोलते हैं, उस भावना को क्या बोलते हैं, जिटर। ठीक है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। क्लियर होगी बात की नहीं, हिंदी लिखाने की आवश्यकता है इसकी। नर्वस न माने क्या होता है, नर्वस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अच्छा वो साई होती है, इडियट, शर्मा जाना। नर्वस माने क्या, घबराए जो, है ना, घबराहट को बोलते हैं नर्वसनेस। नर्वस माने घबराना, ठीक है ना, या घबराया हुआ। नर्वसनेस घबराहट, ठीक है ना, ये अपने आप में क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं। तो नर्वसनेस की फीलिंग जब एक्सट्रीम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जिटर। ये भी अपने आप में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, नोट कर लो, जल्दी नोट करो, ये सभी नोट कर लें।
अगली मीनिंग लिख रहे हैं, ठीक है ना, बातें मत करो यार। किसी कुछ पूछना है इससे है? अगली मीनिंग लिखो। नोट करो जल्दी सभी लोग। किसी को इसमें आती कोई मीनिंग? नहीं आती, कोई बात नहीं। देखो पॉन्डरस मीन्स क्या होता है? किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा वजन है, मान लो लक्ष्मी, बहुत वजन है, काफ़ी वेट है, लेकिन उस वेट की वजह से, उस शरीर की वजह से या उस भार की वजह से वो धीमा हो जाए, स्लो पड़ जाए, है ना, भद्दा दिखाई पड़े। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो उसको क्या बोलते हैं? पॉन्डरस, भारी भरकम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? भारी भरकम। सुनो तो, मेरी बात सुनो, तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स कि हमने क्या बोला? स्लो एंड क्लमसी। क्लमसी माने भद्दा होता है, लिख लेना, ठीक है ना, भद्दा, बिकॉज ऑफ हैवी वेट। अत्यधिक भार के कारण जब कोई भद्दा या दिखाई पड़ने लगे या धीमा हो जाए तो ऐसे क्या बोलेंगे हम? भारी भरकम। तब उसको पॉन्डरस बोलेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? कन्फाइंड माने क्या होता है? देखो आप किसी भी चीज को सीमित करने को क्या बोलते हैं हम? कन्फाइन करना। देखो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखे हुए हैं, कन्फाइन की ही वर्ब है इसकी। कौन सी वर्ब है? कन्फाइन। अच्छा एक बार क्या होता, एक चीज़ ये होती कि समझ में नहीं आता है कि मीनिंग हमारी पढ़ी हुई होती, लेकिन हमने उसको कन्फाइन के फॉर्म में पढ़ा था, अब आ गई कन्फाइंड और तुम तो रटते हो, तो अंतर ही नहीं कर पाओ कि है तो ये वही मीनिंग ना। अंतर किसका पड़ा होगा कि इसको नाउन की तरह यूज़ किया है या एडजेक्टिव की तरह या फिर वर्ब या एडवर्ब की तरह, यही तो हो सकता है। तो ये पहचानना सीखो, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दिया गया है। पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? कन्फाइंड। तो कन्फाइंड यहाँ पे किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? तो कन्फाइंड मीन्स क्या होता है? जो कैसा हो, जिस पर रेस्ट्रेन किया गया हो, है ना, रोकथाम लगाई गई हो। हम लेकिन लिखेंगे किस में? एडजेक्टिव फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, इसलिए हमने इसको रेस्ट्रेंड कर दिया, ठीक है ना। रेस्ट्रेंड मतलब क्या होता है? रोक लगाना या रोका गया, अर्थात उसको हमने क्या किया है? रेस्ट्रिक्ट किया, बाधित किया। तो लेकिन लिखोगे क्या? रेस्ट्रिक्टेड, है ना। तो इसकी मीनिंग क्या होती? कन्फाइंड की, सीमित। लेकिन अगर कन्फाइन करके आया होता तो वर्ब होती, तो सीमित करना एक्शन होगा उसमें, ठीक। इसके बाद गॉसिमर, ध्यान रखो, तुमने देखा होगा बहुत कई बार बहुत पतले पतले से कपड़े आते हैं, बहुत दूर दूर, जैसे मान लो इतना बड़ा कपड़ा है तो उसमें जालीदार होगा बहुत ज़्यादा, बहुत पतला होता है, बहुत पतला, है ना, जैसे दुपट्टा टाइप का होता है। कई ऐसे दुपट्टे तुमने ब्लैक में देखे होंगे, इसमें धागा एक बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है, उसे ऐसे अगर देख लो, होता है कि नहीं होता है? कलर कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो तुमने देखा होगा वो कपड़ा क्या होता है? वो बहुत महीन और पतला होता है। तो जो भी ऐसा कपड़ा होगा जो जालीदार होगा, महीन होगा, उस कपड़े को क्या बोलते हैं हम? गॉसिमर। तो पतला या महीन कपड़े को क्या बोला जाएगा? जाला ही बोल सकते हो उसको, है ना, जाला या पतला, ठीक है ना। अब कपड़ा हो तो कपड़ा, नेट हो तो नेट, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स का मीनिंग क्या हुआ? ये कैरेक्टर हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय या कैरेक्टराइज ड्यू टू अनयूजुअल लाइटनेस। लाइटनेस मतलब हल्कापन, जिसको एक गुण, कैरेक्टराइज मतलब गुण मिला है, किसकी वजह से? ड्यू टू, किसके कारण? अनयूजुअल लाइटनेस, बहुत हल्का है। और कैसा है? डेलिकेसी है उसमें,
डेलिकेसी मतलब क्या होता है? कोमलता। तो ध्यान रखो, डेलिकेसी की तरह हमने यूज़ किया है इसको, कोमलता बोल दिया है, लेकिन इसको अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बढ़िया समझ रहे हो कि नहीं? तब उसको हम क्या बोलेंगे? डेलिकेट बोलेंगे। पहचाना सीखो, डेलिकेट आ जाए, डेलिकेसी आ जाए। भाई डेलिकेट मतलब कोमल, और डेलिकेट होने से फर्क क्या पड़ेगा? मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस कैरेक्टर को? डेलिकेसी, कोमलता। तो मतलब बहुत ही लाइट है और कोमल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जाला या पतला, महीन कपड़ा, ठीक है ना, उसको बोल सकते हो। प्रेज्यूम माने क्या होता है? अज्यूम पता है किसी को? हम जब भी एजम्पशन क्रिएट करते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं। एजम्पशन माने अनुमान। एजम्पशन से देखो आगे एज्यूम लिखा हुआ है उसमें, ASSUM, उसके बाद PTIUN हो जाता है। तो मीनिंग का बदलाव सीखो। अगर वो सीख नहीं पाओगे, उसको पकड़ नहीं पाओगे, तो कभी सीख नहीं पाओगे इंग्लिश। कितनी रटोगे बताओ? अब तुम एजम्पशन में रटोगे, एजम्पशन, एज्यूम, प्रेज्यूम, कैसे काम चलेगा? समझो, ASSUM आ रहा है। तो प्रेज्यूम माने होता है अनुमान लगाना, दैट मीन्स अज्यूम करना। क्या करना? अनुमान लगाना। अगला रग्ड। देखो रग्ड मतलब होता है जो उबड़ खाबड़ हो। कैसा हो? उबड़ खाबड़। देखा ना, अब ये रग्ड कहाँ पढ़ा है तुम लोगों ने? हैं? रग्ड मीनिंग पढ़ी है? द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य में पढ़ी तुमने, चेक करना जाके, ठीक है ना? वहाँ पे आई हुई थी, अनइवन के फॉर्म में आई थी कि नहीं? तो रग्ड माने होता है उबड़ खाबड़। क्या? उबड़ खाबड़, दैट मीन्स अनइवन, जो समतल ना हो, बराबर ना हो। इवन माने क्या होता है? समान या सम। अनइवन जो सम ना हो। समझ रहे हो नहीं? तो अनइवन को हम क्या बोलते हैं? रग्ड। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसको आज की 20 मीनिंग्स हो गए ना, 20 हो गए ना, इनको तैयार करो, ठीक है ना? कल और पढ़ाएंगे हम आगे 20-25 मीनिंग, फिर मिलते हैं। चलो ठीक, मिलते हैं। कितनी मीनिंग लिखा चुके हैं अभी तक हम? 50 हो गए ना? ठीक है, आगे लिखो, अगला सेट लिखो मीनिंग्स का, 5-5 करके लिख रहे हैं, ठीक है ना? वैसे ही तरीके से बातें मत करो कोई भी। चलो लिखो मीनिंग। जल्दी से नोट करो सभी लोग। क्रैम्प्ड की मीनिंग क्या होती है? देखो इसके सिनोनिम ध्यान रखो। पहले तो क्या होता है? नैरो, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या? क्राउडेड। अभी कैसे कनेक्टेड है बताओ? तो क्राउडेड मतलब होता है भीड़ युक्त, है ये भीड़ युक्त, लेकिन इसके सेंस में ये सिनोनिम कैसे हो गया? क्योंकि भीड़ युक्त होगी कोई भी जगह तो वो तंग होगी, ठीक है ना? क्योंकि इसकी मीनिंग क्या होती है क्रैम्प्ड की? भीड़ युक्त या तंग। क्या होता है? तंग। मतलब जहाँ पे पिच पिच ज़्यादा हो, बहुत संकरी जगह हो, छोटी हो गई, वहाँ पे कुछ और जगह ही ना बचे, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रैम्प्ड है। वो क्या जगह? क्रैम्प्ड। तो क्रैम्प्ड की मीनिंग क्या होती? क्रैम्प्ड मान होता है पिच पिच। क्या होता है? बोलते हैं बहुत पिच पिच है यार यहाँ पे, चलो यहाँ से, है ना? या फिर इसी तुम क्या बोल सकते हो? तंग। ये तुम्हारी क्रैम्प्ड की मीनिंग है। लेकिन नैरो माने क्या होता है? सकरा, है ना? बहुत जिसमें कम जगह हो, कम मार्जिन हो। और क्राउडेड माने होता है भीड़ युक्त, लेकिन है तो सिनोनिम ही। तो हमने जैसे पहले ही कहा कि जो सिनोनिम होते हैं वो मिलते जुलते मीनिंग प्रकट करते हैं, ठीक है ना? कुछ कुछ की बिल्कुल सेम भी होती, ऐसी नहीं बिल्कुल सेम होती नहीं, लेकिन अधिकतर की क्या होती है? मीनिंग में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखो, तो तुम्हें समझना होगा कि ऑप्शन में जो दिए गए उनमें से कौन सा सही है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसका देखो स्क्वीज। स्क्वीज माने होता है
निचोड़ना, है ना, बोलते ना स्क्वीज कर दो। बात समझ रहे हो कि नहीं? जब गन्ने को निचोड़ रहे होते हैं, नींबू को निचोड़ रहे होते हैं, तो नींबू क्या करते हैं हम? स्क्वीज करते हैं। अब स्क्वीज करने के बाद जो नींबू बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे? स्क्वीज्ड लेमन। क्यों? क्योंकि हम स्क्वीज से पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, डी लगा देंगे, स्क्वीज्ड हो जाएगा। और हमने बताया था पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम भी करता है। तो आई स्क्वीज्ड लेमन, है ना, निचोड़ा हुआ नींबू। तो मीनिंग क्या हुई इसकी? निचोड़ना। बोलो हुई कि नहीं हुई? अब इसके सिनोनिम बनाते हैं। तो स्क्वीज की मीनिंग क्या हो जाएगी? क्रस्ड या क्रस। हमने यहाँ पे वर्ब लिखी तो वर्ब भी लिखेंगे। तो क्रस मतलब दबाना, है ना, या फिर इसी क्या और क्या बोल सकते हो? क्लच होगा कि नहीं? क्लच माने भी तो दबाना ही होता है, पकड़ना। क्लच क्यों होता है बाइक में? क्योंकि उसको पकड़ के दबाते हैं, छोड़ते हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? क्लच। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्लच माने क्या होगा? दबाना या पकड़ना। ठीक है ना, हम लिख दे रहे हैं। और क्रस माने क्या होता है? क्रस माने क्या होता है? रौंद देना, तोड़ फोड़ मचा देना। समझ रहे हो कि नहीं? कोई चीज़ अगर क्रस्ड है तो इसका मतलब क्या? वो टूटी फूटी हुई है, तोड़ दी गई है। समझ गए? तो वर्ब के फॉर्म में क्या होगा? स्क्वीज। अगर एडजेक्टिव लिखना है तो स्क्वीज्ड हो जाएगा, मतलब निचोड़ा हुआ। क्लियर? विरुलेंट की मीनिंग पढ़ी है तुमने? पढ़ाई थी हमने पहले कि नहीं? दीज विरुलेंट वर्मिन वैन गार्डिंग वाउस सेफिंग, पढ़ी थी कि नहीं? वो हमने जो मूवी बताई थी वी फॉर वेंडेटा, उसमें आता है ना विरुलेंट वर्ड। विरुलेंट माने होता है जो विषयुक्त हो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, डेडली हो, फैटल हो, पॉइजनस हो, वेनमस हो, उसको क्या बोलेंगे? विरुलेंट, अर्थात विषयुक्त, विषमय। बोलो होगा कि नहीं होगा? मीनिंग क्या होगा? एक्सट्रीमली पॉइजनस, और वेनमस। देखो वेनम माने जहर होता है, वेनम मीन्स क्या होता है? जहर। वेनमस जहरीला, ठीक है ना। एंड फैटल, फैटल माने क्या होता है? खतरनाक। फैटल की मीनिंग होती है डेडली, ठीक है ना, ठीक है ना, जो भयावह हो। यहाँ तक किसी कोई बात, किसी कोई दिक्कत आ रही है? इसका रेमोन्स्ट्रेट माने क्या होता है? देखो रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है आपत्ति जताना। क्या होता है? आपत्ति जताना, ठीक है ना। तो आपत्ति तो है, लेकिन ये ऐसी आपत्ति जिसको फोर्सफुली दिया जा रहा हो, फोर्सफुली किया जा रहा हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उसका मीनिंग क्या हुआ? फोर्सफुली या ऐसे लिख लो, टू मेक फोर्सफुली reproachful protest। अच्छा, रेप्रोचफुल की मीनिंग समझ लो। रेप्रोचफुल माने होता है हिंदी में उलाहना भरा। उलाहना जानते हो भाई? उलाहना कब देता है व्यक्ति? जब उसको आपत्ति हो किसी बात पे, है ना। देखते नहीं हो किसी की गेंद आ जाती तो फिर मान लो एक बच्चे की माँ क्या बोलेंगी कि तुम्हारे यहाँ मेरे बच्चे गेंद आई थी, वो कहेंगी, वो मतलब ये कहने लगती मेरे यहाँ लग गई गेंद फलाना ठिकाना, वो क्या देती हैं उसको? उलाहना देती हैं कि तुमने गलत किया है ना पहले। तो रेप्रोचफुल माने क्या होता है? उलाहना भरा हुआ। क्या होता है? उलाहना भरा। और प्रोटेस्ट पता ही है, प्रोटेस्ट जानते हो ना सभी लोग? क्या? विरोध। ना पता हो तो लिख लेना मूर्खों। तो तुम क्या कर रहे हो? फोर्सफुली, शक्तिपूर्वक उलाहना भरा क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो, अर्थात आपत्ति कर रहे हो। तो रिमोन्स्ट्रेट माने आपत्ति करना होता है, ठीक है ना। कैसी आपत्ति? जो उलाहने से भरी हुई। तो
तो रिमॉन्स्ट्रेट माने क्या होगा? आपत्ति जताना या आपत्ति करना। क्लियर? एक्सल्ट मीन्स क्या होता है? देखो तुमने ये तो पढ़ा ही है, टू प्रेज समवन। प्रेज की मीनिंग पता है? प्रेज माने क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है ना? टू प्रेज समवन। लेकिन एक्सल्ट में मीनिंग थोड़ी सी डिफर होती है। प्रेज करना तो प्रशंसा करना होता है, हमने किसी की प्रशंसा कर दी, ठीक है ना? लेकिन एक्सल्ट में क्या होता है? हम प्रशंसा तो करते हैं लेकिन ऐसी प्रशंसा करते हैं जिससे उसकी उन्नति हो या उसको उन्नत बनाने के लिए, जैसे भी तुम समझ सको। तो एक्सल्ट मतलब वो प्रशंसा जिसमें उन्नत बनाने के लिए कुछ कह रहे हो तुम। बड़ी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक्सल्ट माने क्या होता है? उन्नत करते हुए प्रशंसा करना। मेरी बात समझ में आई सभी को? किसी मीनिंग में कोई दिक्कत? तो क्रैम्प्ड माने पिच पिच या तंग, दैट मीन्स नैरो या क्राउडेड। स्क्वीज निचोड़ना, क्रश और क्लच। विरुलेंट, क्या लिखा है ये? विरुलेंट। एक्सट्रीमली पॉइजनस और वेनमस एंड फैटल। फैटल मतलब डेडली, जो भयावह हो, खतरनाक हो, जिसे जान जा सके। जैसे एक्स है ना, और मान लो इस तरह से यूज की जा रही कि किसी की लग सकती है, तो एक्स उस समय क्या प्रूव होगी? फैटल, डेडली, भयावह, खतरनाक, ठीक है ना, जिसे जान जा सकती है। रेमोन्स्ट्रेट, आपत्ति करना, तो मतलब ऐसा प्रोटेस्ट करना जो रेप्रोचफुल हो और फोर्सफुली किया जा रहा हो, ठीक है ना। एक्सल्ट मतलब किसी की प्रशंसा तो करना लेकिन उसकी उन्नति करने के लिए, उसकी तारीफ करते हुए, ठीक है ना। तारीफ करना कैसे? उन्नति करते हुए। टू प्रेज समवन, नोट कर लो, नोट कर लिए सभी ने ना, रफ करें। चलो अगली मीनिंग्स देखो। बातें मत करो, चुपचाप लिखते रहो। जल्दी से मीनिंग नोट करो। देखो भाई अगली मीनिंग्स, तो अगली मीनिंग है डिस्पैरेज, ठीक है ना। देखो डिस्पैरेज वर्ब है, ठीक है ना। डिस्पैरेज मीन्स होता है उपेक्षा करना। क्या होता है? उपेक्षा करना। तो हिंदी मीनिंग होती है इसकी उपेक्षा करना। उपेक्षा तो पता ही होगा ना, मतलब किसी का भी तिरस्कार करना, किसी को कम महत्व का घोषित करना, उसको कम महत्व का दिखाना। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? टू रिप्रेजेंट और regard as being of little worth, मतलब कम महत्व का किसी को दिखाना। क्या मतलब होता है? उपेक्षा करना। वर्थ माने क्या होता है? कीमत। तो किसी को कम महत्व का दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? उसको डिस्पैरेज कर रहे हो, वो वर्ब है। लेकिन किसी को कम महत्व का दिखाया गया हो तो उसके लिए वो चीज़ क्या हो गई? अपमानजनक हो गई। डेट मीन्स क्या हो गई? डिस्पैरेजिंग हो गई। कैसी हो गई? डिस्पैरेजिंग। और डिस्पैरेजिंग हो गई उसके लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसके लिए वो बात क्या है? क्या है? डेरोगेटरी। क्या है? डेरोगेटरी। दैट मीन्स क्या होता है? अपमानजनक। बातें ना करो यार। बात समझ में आ रही कि नहीं? इन दो मीनिंग पे ध्यान दो बहुत अच्छी तरह से। रेक्रिमिनेट और इंडिक्ट। देखो दोनों की मीनिंग होती है अभियुक्त करना, ठीक है ना, अभियोजन करना। अभियोजन जानते हो? अरे दोषारोपण करना जानते हो? तो उसमें अभियोजन करते हैं। तो अंतर क्या है? देखो इंडिक्ट में क्या होता है? किसी व्यक्ति को हम एक्यूज करते हैं। क्या करते हैं?
एक्यूज करते हैं, आरोपित करते हैं, है ना, ऑफ काएगा रॉन्ग डूइंग के लिए उसकी, मतलब जो भी उसने रॉन्ग डूइंग मतलब गलत किया हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्यूज बना रहे हैं। एक्यूज्ड आरोपित, ठीक है ना, एक्यूज करना वो वर्ब हो गई, आरोपित करना। तो इसको क्या बोला हमने, इंडिक्ट किया है, हमने उस पर क्या लगाया है, क्या लगाया है, हमने उस पर चार्ज लगाया है, क्या लगाया है, चार्ज लगाया है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मीनिंग क्या होती है इंडिक्ट की, अभियोजन करना या आरोपित बनाना, अभियोजन करना या क्या, आरोपित करना। तो देखो हिंदी में तुम लिखा देखोगे तो यही देखोगे, अभियोजन करना या आरोपित करना। रेक्रिमिनेट में यही लिखोगे, देखोगे क्या, आरोपित करना। लेकिन अंतर कहाँ पड़ता है, इंग्लिश में मीनिंग में, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश ही तो पढ़ रहे हो। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, देखो क्या होता है, कोर्ट में एक्यूजेशन करते हैं, एक वकील दूसरे पक्ष के व्यक्ति का और दूसरा वकील पहले वाले पक्ष का, यही तो करते हैं। तो मान लो किसी एक ने किसी दूसरे के किसी एक्यूजेशन को, किसी आरोप को काउंटर करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए कोई दूसरा चार्ज लगाया हो, दूसरा दोष लगाया हो, तो ये आरोपित करना वो है रेक्रिमिनेट। तो क्या हो जाएगा, टू मेक काउंटर, काउंटर माने क्या होता है, विरोधी, ठीक है ना, एक्यूजेशंस। नई बात समझ में आई। एक्यूजेशन माने क्या होता है, आरोप, किसी को एक्यूज करना, आरोपित करना। जिस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो चुका है वो एक्यूज्ड है, सॉरी, जिसको पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप मढ़े जा रहे हैं, जिस पर आरोप ठोका गया है वो क्या, आरोपित है, एक्यूज्ड है। लेकिन जब तक उस पर क्राइम प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो क्या रहेगा, एक्यूज्ड, आरोपित। लेकिन जैसे उसके ऊपर कोर्ट कह दे कि हाँ इसने क्राइम किया है, तो फिर वो आरोपित नहीं, फिर वो क्या है, क्रिमिनल, क्योंकि उसने क्राइम मान लिया गया कि उसने क्राइम किया। तो क्रिमिनल और एक्यूज्ड में अंतर है। एक्यूज्ड वो जिसके ऊपर दोष लगाया गया हो, क्रिमिनल वो जिसके ऊपर दोष प्रूव हो चुका हो, ठीक है ना। और किसी व्यक्ति को उसके दोष के लिए अगर क्षमा दे दी जाए तो उसको बोलते हैं एब्सॉल्व, ABSOLV, है ना, क्षमा कर देना, किसी व्यक्ति के अपराध के लिए उसको क्षमा कर देना। दैट मीन्स उसको हमने क्या कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया, लिखा देंगे, डोंट वरी। इनमें अंतर समझ में आया सभी को। तो रेक्रिमिनेट, टू मेक काउंटर एक्यूजेशन, है ना, किसी दूसरे के आरोपों के विरोध में अपने आरोपों को प्रूव करना, तो रेक्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ना इसमें क्राइम आ रहा है, नहीं आ रहा है, री मतलब दोबारा, तो दोबारा से कर रहे हैं ना, मतलब किसी के आरोपों का जवाब देते हुए उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने तुम्हारी भैंस नहीं चुराई, तुमने उल्टा मेरी भैंस चुराई। तो हमने क्या किया, रेक्रिमिनेट किया, ये वर्ब है, तभी तो कोई एक्शन आ रहा है इसमें करना, क्लियर। और इंडिक्ट में क्या होगा, ये हम अभियोजन कर रहे हैं कि हाँ इसने ये चीज करी है, मतलब शुरुआत यहाँ से होती है, उसके विरोध में दूसरा व्यक्ति रेक्रिमिनेट करेगा। पहले क्या करेगा, मान लो दो लोग हैं, एक दूसरे को आरोप लगाए, इसने मेरी भैंस चुराई, इसने मेरी भैंस चुराई। तो जब पहला वाला बोलना चालू करेगा वो इंडिक्ट करेगा दूसरे वाले को, है ना, अभियोजन करेगा उसका कि उसने गलत किया, उसको एक्यूज करेगा रॉन्ग डूइंग के लिए। लेकिन जब दूसरा वाला करेगा काउंटर अटैक, काउंटर एक्यूजेशन, तो वो क्या कर रहा है, रेक्रिमिनेट कर रहा है। लेकिन यही जो अब रेक्रिमिनेट कर रहा है, पहले इसने बोला होता तो ये इंडिक्ट करता, फिर वो रेक्रिमिनेट करता, बात तो वही है। तो मीनिंग सेम है लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्ब की तरह यूज होती है, ठीक है ना। इसके बाद ब्लैटेंट देखो, ब्लैटेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ही मुखरता से अपनी बात को रखता हो, उसको कोई भी डर ना हो, ठीक है ना, जो मनाया उसने बोल दिया। करेजियस बोल सकते हो, यहाँ पे बोल्ड बोल सकते हो, लेकिन बोल्ड इन सेंस ऑफ कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट है, वो हमने उससे कहा कि आज ये पढ़ना है, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं हम आज ये नहीं पढ़ेंगे, मेरा इस पर मन नहीं है, या आपने उस दिन कहा था ये पढ़ाइए। तो वो अपनी बात को ब्लैटेंटली रख रहा है, मुखरता से रख रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो उसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ब्लैटेंटली LY लग जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ब्लैटेंट कोई व्यक्ति होगा ना, तो किसी व्यक्ति के आगे ब्लैटेंट लगा सकते हो, मुखर व्यक्ति, ब्लैटेंट मैन, ब्लैटेंट पर्सन। तो अगर ब्लैटेंट पर्सन है तो ब्लैटेंट उसमें एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसको, पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। और ब्लैटेंटली बोल दें तो हमने किसी एडजेक्टिव में अगर LY लगा दिया, क्या बन जाएगा, एडवर्ब, तो वर्ब की विशेषता हो जाएगी। तो ब्लैटेंट माने क्या होता है, मुखर। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या होता है,
मुखर। दैट मीन्स इसको तुम बोल सकते हो एक्सट्रोवर्ट, है ना। एक्सट्रोवर्ट से क्वाइट डिफरेंट है ये, ठीक है ना मीनिंग में। भाई इंट्रोवर्ट, एक्सोवर्ट और सॉरी एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट 3 मीनिंग होती। इंट्रोवर्ट वो जो अपनी बातें कहता ना हो, किसी से मन में छुपा ले जाता हो। एक्सट्रोवर्ट वो जब मन आया बोल दिया, कुछ भी कहीं भी चालू हो गए। अब ध्यान रखो, ब्लेटेंट एक पॉजिटिव एटीट्यूड का भी हो सकता है और नेगेटिव एटीट्यूड का भी। एक्सट्रोवर्ट क्या, वो बोल देगा चाहे तुम्हें कुछ उससे लेना देना हो या ना हो, है ना। अपनी बातें बताया जा रहा है, कहीं भी किसी से बोल लेता है, कभी शर्माता नहीं, कभी शाई नहीं फील करता, वो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन ब्लेटेंट कौन है, जो अपनी बात को प्रमुखता से, मुखरता से रखता है सामने सबके, तो ब्लेटेंट है, ठीक है। अंतर है दोनों में। तो मीनिंग की मीन में अंतर है, तभी उसको मीनिंग बोलते हैं, क्योंकि मीन अलग अलग होगा हर जगह, ठीक है ना। जिस्ट माने क्या होता है, जिस्ट माने होता है एसेंस। क्या होता है, एसेंस। तुमने देखा होगा एसेंशियल है ये थिंग, एसेंशियल मतलब आवश्यक है, आवश्यक के लिए एसेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी भी चीज का एक सार कथन जो हम ग्रहण करते हैं ना, कंक्लूजन, ठीक है ना, उसका एसेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस्ट। जिस्ट मतलब हिंदी में क्या होता है, सार, ठीक है ना। एसेंस और कंक्लूजन। बात समझ में आ रही कि नहीं, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी से नोट कर लो, इसको रब कर दें। किसी कोई समस्या आ रही है क्या मीनिंग्स में, क्यों आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो बहुत अच्छी बात है। चलो अगला सेट लिखो मीनिंग का। देखो सेवी मीन्स क्या होता है, ये मैंने क्या लिखी, सेवी। हर उस व्यक्ति को सेवी बोलते हैं जो किसी भी बात का आंसर तुरंत कर देता हो, सही आंसर करता हो। दैट मीन्स वो क्या हो, विटी हो, हाजिर जवाब हो, ठीक है ना। तो सेवी मीन्स क्या होता है, विटी। दैट मीन्स हाजिर जवाब। हाजिर जवाब का मतलब क्या होता है कि उसके पास हर बात का जवाब हो, ठीक है ना। कॉडल मीन्स क्या होता है, देखो किसी व्यक्ति का संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन प्रोटेक्शन जो बहुत हद तक बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉडल, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का बहुत अधिक संरक्षण करना, टू प्रोटेक्ट टू मच। अब ये जो इस तरह की मीनिंग है, इनको इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करना सही है ना। कॉडल मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का अत्यधिक संरक्षण करना, ठीक है ना। इरप्शन मीन्स क्या होता है? ध्यान रखो, इरप्शन की मीनिंग तुमने पढ़ी होगी, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है ना, ज्वालामुखी का विस्फोट, उसमें इरप्शन होता है कि नहीं, लावा बाहर निकलता है। तो इरप्शन मीन्स क्या होता है, विस्फोट। क्या होता है, विस्फोट। दैट मीन्स अ ब्रेकिंग, मतलब टूट और बर्स्टिंग इन। किसी भी चीज में कोई बर्स्टिंग मतलब टूटना फटना, ब्रेकिंग टूटना, उसको हम क्या बोलेंगे, इरप्शन हुआ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे लिखो मत यार, बाद में लिख लेना। समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत है यहां तक? देखो नॉन प्लस्ड माने क्या होता है, एक कंडीशन है ऐसी जिसमें तुम्हारे सामने ऐसा कोई बात हो गई कि तुम स्तंभित हो गए, तुम्हारी आंखें फटी रह जाती हैं, बिल्कुल खोल खड़े जाते हो आंखें। दैट मीन्स तुम क्या हो गए, अचंभित हो गए, भौचक्के रह गए, स्तंभित हो गए। स्तंभित मतलब जहाँ थे वहीं खड़े रह गए,
वो किसी बात पे हो सकता है। दैट मीन्स यू आर नाउ नॉन प्लस्ड। तुम कैसे हो? स्तंभित या भौचक्के। मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, किसी व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं होता है कि वो रिएक्ट करे क्या, ठीक है ना, वो श्योर नहीं होता है कि हमें रिएक्शन कैसे देना है इसमें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सो कंफ्यूज्ड दैट वन is not sure how to react। अब देखो इसका मीन इतना बड़ा है कि इतना कोई कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना, कि उसको समझ में ना आए कि अब रिएक्शन कैसे दें, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो नॉन प्लस माने क्या हो जाएगा? स्तंभित या भौचक्का। किसी को कोई दिक्कत? इसका देखो डिस्कम्फर्ट माने क्या होता है? देखो डिस्कम्फर्ट माने होता है किसी व्यक्ति को परेशान करना, लेकिन परेशान ऐसे करो कि उसको शर्मिंदा कर दो, ठीक है ना। दैट मीन्स टू मेक समवन अनईजी, मतलब अपने आप को आराम में ना महसूस कर रहा हो। एंड एम्बेरेस्ड, EMBARRASSED, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है एम्बेरेस्ड, है ना। अबेस इसकी मीनिंग होती है कि नहीं, ABASH। अबेस बोलो या एम्बेरेस बोलो, दैट मीन्स शर्मिंदा करना, लज्जित करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शर्मिंदा, क्योंकि हमने ED लगा के लिखा है ना। तो टू मेक समवन अनईजी एंड एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा करना, है ना, और उसको क्या कर देना? अनईजी बना देना। दैट मीन्स उसको क्या करना? परेशान करना। तो डिस्कम्फर्ट माने क्या होता है? परेशान करना। इन सभी मीनिंग्स में किसी को भी ना आई हो कोई तो बताओ, मैं सभी को आ गई समझ में? तो सेवी मीन्स विटी, हाजिर जवाब, जो किसी बात का तुरंत ही रिप्लाई देता हो। कॉडल मीन्स जब किसी व्यक्ति का बहुत अधिक संरक्षण किया जा रहा हो। एरप्शन मीन्स विस्फोट, दैट मीन्स कोई ब्रेकिंग, कोई टूट हो जाए, कोई बर्स्टिंग हो जाए किसी भी चीज़ के अंदर, उसको एरप्शन बोलते हैं, जैसे वोल्केनिक एरप्शन। नॉन प्लस्ड मीन्स स्तंभित है भौचक्का, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई व्यक्ति डिसाइड ना कर पाए कि उसको रिएक्ट कैसे करना, ठीक है ना, वो उसी जगह खड़ा रह जाए। डिस्कम्फर्ट मीन्स परेशान करना, मतलब किसी व्यक्ति को इतना अनईजी बना देना, है ना, कि इतना असामान्य बना देना कि वो शर्मिंदा हो उस बात पर। दैट मीन्स को परेशान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिस्कम्फर्ट कर रहे हो। क्लियर? सेवी, कॉडल, एरप्शन, नॉन प्लस्ड, डिस्कम्फर्ट। यहाँ तक तैयार करो, नेक्स्ट वीक फिर से मीनिंग लिखाएंगे, ठीक है। मिलते हैं।